जय नमस्कार मित्रों। तो आज है 24 जनवरी सोमवार, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को अभी 4 महीने और 12 दिन ही बाकी है। मुद्दा ये है कि कल रविवार को और आज यानी सोमवार को करंट अफेयर्स में जाने लायक चीज़ें क्या थी। कुछ फ्रीडम फाइटर्स इन न्यूज़, मोतीलाल तेजावत, वेरियर एल्विन उनकी चर्चा थी। फिर इकोनॉमी में के शेप रिकवरी हो रही है, ऐसा कुछ सर्वे नया आया है। एथिक्स के कुछ केस स्टडी और बाकी इधर उधर टाइम पास की खबरें। वन बाय वन वी विल सी दिस। सबसे पहले हिस्ट्री फ्रीडम स्ट्रगल। मोतीलाल तेजावत, वो मेवाड़ रीजन में उनका जन्म हुआ था और फिर उन्होंने ये गुजरात के बनासकांठा और राजस्थान के सिरोही, उदयपुर और इसके आसपास के जो इलाके थे वहाँ पर ये ब्रिटिश हुकूमत और सब जमींदार वगैरह का जो भी आतंक चल रहा था उसके खिलाफ उन्होंने एक मुहिम चलाई थी, एक ही आंदोलन। और उसको ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने मेवाड़ बिल कॉप ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स बनाई थी और उनके 1200 सपोर्टर्स को मार दिया था। तो जैसे वो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, ऐसा भी यहाँ हुआ था। उसे कहा जाता है निमड़ा मैसेकर, और उन्हें कोलियारी समुदाय का गांधी भी कहा जाता है। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये 26 जनवरी को जो दिल्ली में परेड होगी उसमें गुजरात के टैब्लू में ये वाली सब झांकी दिखाई गई है। दूसरे समाचार में है वेरियर एल्विन। ये असल में एक ब्रिटिश पर्सन थे जो भारत में आए और फिर उन्होंने मध्य प्रदेश और उड़ीसा के आदिवासी समुदाय के बारे में रिसर्च किया, कुछ उनके राइट्स के लिए लड़ाई भी की। आज़ादी के बाद वो ऐसे फर्स्ट फॉरेनर थे जिनको भारत की नागरिकता दी गई। फिर वो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के भी डेप्यूटी डायरेक्टर थे। उनकी ऑटोबायोग्राफी ट्राइबल वर्ल्ड ऑफ वेरियर एल्विन, उसे साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला वगैरह। वो क्यों चर्चा में है? ये हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा ने एक नई किताब लिखी है, रेबल्स अगेंस्ट द राज, जिसमें ऐसे फॉरेनर्स जो भारत में आए और फ्रीडम फाइटर्स में, फ्रीडम फाइटिंग में उन्होंने भी सहयोग दिया, जैसे वो दीनबंधु C.F. एंड्रूज, मेडेलिन स्लेड, मीराबाई, एनी बेसंट वगैरह बहुत सारे लोग, तो उनकी चर्चा की है। हिस्ट्री कल्चर में ये जो 26 जनवरी की परेड के अंत में जो बीटिंग रिट्रीट होती है, मतलब जो ये सब आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो बैंड होता है वो वापस परेड करके जाता हो, उस वक़्त एक गाना बजाया जाता था, अबाइड विथ मी, क्योंकि वो गांधी जी को काफ़ी पसंद था। लेकिन इस बार उसको रिप्लेस करके कवि प्रदीप का ए मेरे वतन के लोगों, वो वाला गाना बजाया जाने वाला है। यूनेस्को की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, उसमें हमने देखा था कैसे पश्चिम बंगाल की वो दुर्गा पूजा को शामिल किया गया, अमूर्त धरोहर। तो उसी लिस्ट में ये सब नॉर्डिक देशों में ऐसे जो बोट्स होते थे जिसमें बैठकर उनके लोग बाकी देशों पर आक्रमण करते, या अमेरिका तक भी पहुंच गए थे, न्यू फाउंड लैंड वगैरह, तो उसे भी इस लिस्ट में शामिल किया। इसे कहा जाता है क्लिंकर बोट, और ये क्लिंकर बोट डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड वगैरह में पाई जाती। फिर इकोनॉमी के कुछ समाचार हमने पहले भी देखा था। एक तो होती है वी शेप रिकवरी, मतलब 2019 में जीडीपी ग्रोथ रेट हो 4%, फिर वो गिर के हो जाए मान लीजिए -7%, फिर वापस चढ़ के हो जाए 9%, तो ऐसा वी आकार बने, वी शेप रिकवरी हो रही, ऐसा हमने आगे पढ़ा था। लेकिन अभी मुंबई की एक संस्था, नाम वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं, पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियन कंज्यूमर प्राइस, उसने ये पाया कि भारत में असल में के शेप रिकवरी है, क्योंकि जो एकदम गरीब लोग हैं उनकी इनकम 50% गिर चुकी है, मतलब के में जो नीचे वाली डंडी होती है ऐसा ये गिर चुका है। और जबकि जो अमीर लोग हैं, रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, उनकी इनकम तो कोरोना के दौरान 40% बढ़ चुकी है, मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। सो लाइक दैट इंडियन सोसाइटी इज सफरिंग फ्रॉम के शेप रिकवरी। गरीबों का इनकम और गिर रहा है, अमीरों की इनकम और बढ़ रही है। आरबीआई गवर्नर, भूतपूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने भी कमेंट की है कि भारत की इकोनॉमी में कुछ ब्राइट स्पॉट्स हैं, कुछ तेजस्वी इलाके हैं, जैसे कि बड़ी कंपनियों की हेल्थ अच्छी है। अभी कुछ रिपोर्ट आए, रिलायंस का प्रॉफिट पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आईटी सेक्टर भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप जिनकी वैल्यूएशन बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हो गई है। लेकिन साथ ही साथ भारत में कुछ डार्क स्पॉट्स भी हैं, या डार्क स्टेन्स, धब्बे भी हैं अपने अर्थतंत्र में। क्या? बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों का परचेजिंग पावर बहुत कम हो रहा है, खासकर लोअर मिडिल क्लास का, क्योंकि हर चीज़ महंगी हो रही है आज। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का स्ट्रेस बढ़ रहा है, और स्कूल और एजुकेशन में अच्छा प्रदर्शन नहीं, क्योंकि स्कूल बंद है, बच्चों की पढ़ाई पर असर, और भविष्य में फिर वो उनके पास कितनी स्केल और अंडरस्टैंडिंग आएगी, वो सब भी चिंता के मामले। इसमें ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं जानते, तो फिर पढ़ क्यों रहे हम?
ताकि आपके पास वो सब वोकेबुलरी और आर्टिकुलेशन स्किल बन जाए कि कुछ पूछा जाए तो अब आपके पास एटलीस्ट 80 to 100 वर्ड्स की बोल बच्चन कर सकते हैं। फिर एक मुद्दा था मर्चेंट डिस्काउंट रेट, मतलब आप जब शॉपिंग करते हैं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वगैरह से उसका पेमेंट करते हैं तो मर्चेंट को जो पेमेंट मिलना हो मान लीजिए 100 रुपये, तो उसमें से बैंक वाला 3 रुपये काट लेगा। क्यों? ये मास्टर कार्ड वीज़ा वगैरह जो भी इंटरमीडियरी है उनका वो सब कमीशन रहता है। अब क्रेडिट कार्ड पर ऐसा 1.5 to 3% लगता था, डेबिट कार्ड पर 0.9, लेकिन रुपये का डेबिट कार्ड वो तो जीरो, यूपीआई भीम से ट्रांजेक्शन किया तो जीरो। तो ये जो यूपीआई भीम और रुपये डेबिट कार्ड पर 0% एमडीआर लगता है, तो बाकी सब मास्टर कार्ड वीजा रेजर पे ये सब लोग नाराज़ है कि हमारा नुकसान हो रहा है क्योंकि लोग ये वाली चीज़ ज़्यादा यूज़ करें। तो वो सब लोग गवर्नमेंट को डिमांड कर रहे हैं, दिस पेमेंट कंपनीज आर डिमांडिंग दैट गवर्नमेंट शुड रिमूव 0% एमडीआर ऑन यूपीआई एंड रुपये डेबिट कार्ड, उसकी जगह उस पर भी कुछ लगे ताकि कंपटीशन में समानता रहे। फिर ये हम पढ़ चुके। इसके अलावा इकोनॉमी में जो बातें थी वो सब बॉल बाय बॉल कमेंट्री, इकोनॉमिक सर्वे आने दो तो पढ़ेंगे। जैसे कि भारत का एक्सपोर्ट बड़ा है लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट में कुछ प्रॉब्लम आ रहे तो क्यों है, तो भाई आने दो सर्वे। फिर रिपोर्ट है कि इस बार इकोनॉमिक सर्वे के 2 वॉल्यूम नहीं होंगे, सिर्फ 1 वॉल्यूम में दिया जाएगा। उसके 2 कारण हो सकते हैं, एक तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम नौकरी छोड़ के चले गए, नया आदमी कुछ अपॉइंट करना बाकी है, और दूसरा कि आजकल सरकार को ऐसा लगता है कि जो 2 वॉल्यूम का सर्वे आता है तो पहले वॉल्यूम में जो फ्यूचर के सजेशन हो, ये बेयर नेसेसिटी इंडेक्स, सन मेटा प्रेफरेंस, तो न्यूज़पेपर वाले उसको ज़्यादा हाईलाइट करते हैं और पिछले साल का जो डेटा हो कि कितना प्रोग्रेस हुआ उस पर चर्चा कम होती है। तो सरकार को इलेक्शन के वक्त जो अपनी वाहवाही लुटानी हो उसका मौका कम मिलता है, इसलिए इस बार कहा जाता है कि सिंगल वॉल्यूम में ही पब्लिश करेंगे। खैर वो भी आने दो तो हम पढ़ेंगे। फूड फर्टिलाइजर सब्सिडी पहले कम हो रही थी लेकिन कोरोना में बढ़ गई है, अब वो भी सर्वे आने दो तो देखेंगे क्या सीन है। फिर कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने ऐसा बोला कि कंपल्सरीली सारे केंद्र सरकार मतलब फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ ने कोरोना वैक्सीन लगानी होगी, वरना तुम्हारी नौकरी में तुम्हारी सैलरी काटेंगे, सस्पेंड करेंगे ऐसा। लेकिन टेक्सास की कोर्ट ने कहा कि ये सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके बाद एथिक्स की कुछ केस स्टडी है वो भी देखते हैं, बट बिफोर दैट जस्ट अ मिनट। मित्रों ये हर सोमवार रात 8 बजे मोनाल्स मंडे टेस्ट सीरीज होती है फ्री में। तो पिछले वीक जो हुआ था 20 क्वेश्चन 2-2 मार्क के, तो 40 मार्क का पेपर होता है। मैंने भी दिया, हालांकि मैंने 0 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, फिर भी मेरा परसेंटाइल है 4। 5,000 से ज़्यादा लोगों ने परीक्षा दी थी, उसमें मेरा 4 परसेंटाइल एट 0 मार्क्स। तो इसका मतलब क्या, मुझसे भी कुछ लोग और गिरे हुए हैं। तो लोगों ने क्या सस्ती गलतियाँ की। इकोनॉमी में याद करो आप, हमने पढ़ा था रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो 22 दिसंबर को कि उसकी इनकम क्या है 98 रुपी और एक्सपेंस क्या है 100 रुपये, तो 98% हुआ ऑपरेटिंग रेशियो, मतलब सिर्फ 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो वो लोग क्या चाहते हैं कि असल में 95 हो जाइए, यानी 5 रुपये का प्रॉफिट हो। हाँ, तो फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रेलवे ऑपरेटिंग रेशियो फॉर्मूला, इट इज़ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रेलवेज एक्सपेंस डिवाइडेड बाई इनकम। हाँ, तो वो तो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। दूसरा, रेलवे एम्स टू इंक्रीज इट फ्रॉम 98% टू 100, गलत, क्योंकि रेलवे ऑपरेटिंग रेशियो में तो जो 98 से 95 जितना छोटा आंकड़ा करे तो वो अच्छा माना जाता है। ये अगर 98 से 100 हो जाएगा उसका मतलब क्या, जितना कमाते हैं उतना अपना एक्सपेंस है, 0 रुपये का प्रॉफिट है। तो मतलब सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये प्रश्न में 58% लोगों के 5,000 जिन्होंने अटेम्प्ट दिया उसमें से 58% का करेक्ट, तो बाकी सब लोगों का क्या हुआ, गलत हो गया तुक्का मारने में। वो तुक्का ऐसा मारते होंगे कि ये जैसे कैट एग्जाम में 98 से 100% ज़्यादा अच्छा स्कोर है तो ऐसा, भाई ये इधर उल्टा है। 5G के बारे में हमने देखा था कि उसमें लो बैंड, मिड बैंड और हाई बैंड होता है। कवरेज के हिसाब से ये क्या इंक्रीज हो डिक्रीज होता है। मतलब लो बैंड का कवरेज एरिया मान लीजिए 50 किलोमीटर हो, तो मिड बैंड का वो मान लीजिए 20 किलोमीटर और हाई बैंड का वो मान लीजिए 2 किलोमीटर। स्पीड के हिसाब से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि लो बैंड का स्पीड मान लीजिए 20 Mbps, मिड बैंड का 50 Mbps, तो हाई बैंड का हो सकता है 1 गीगाबाइट पर सेकंड। तो कवरेज एरिया में क्या है, नीचे जाता है, और स्पीड में क्या है, ऊपर जाता है, जैसे हम लो मिड हाई पे चले। तो उसी का सिंपल सा प्रश्न पूछा था, इंक्रीजिंग नेटवर्क कवरेज एरिया इलाके के हिसाब से आप उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालिए तो क्या होगा, हाई बैंड का सबसे छोटा इलाका, मिड बैंड का उससे थोड़ा बड़ा, और लो बैंड का सबसे ज़्यादा बड़ा। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, 3-2-1। इसमें 62% लोगों के करेक्ट हुए, तो बाकी सबके तुक्के मारने में गलत हो गए, उन्होंने 1-2-3 कर दिया होगा।
फिर हमने पढ़ा था कि ये रशिया और जापान के बीच पैसिफिक ओशन में कुरिल आइलैंड है जहाँ पर दोनों लोग अपना अधिकार जमा रहे हैं। तो उसमें मैंने प्रश्न बनाया कुरिल आइलैंड का करेक्ट स्टेटमेंट इंडियन ओशन में है, गलत। पैसिफिक ओशन में है। इट इज़ अ डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, गलत। ये तो रशिया और जापान के बीच झगड़ा चल रहा है, तो नाइदर वन नॉट टू इज़ करेक्ट। इसमें 53% लोगों के सही हुए, मतलब 47% के तुक्के मारने में जवाब गलत हो गए। अटल रैंकिंग फॉर इनोवेशन कौन बना रहा है? एजुकेशन मिनिस्ट्री इज़ करेक्ट। कुछ लोगों ने तुक्का मारा होगा, अच्छा इनोवेशन है तो साइंस टेक्नोलॉजी, तो वो नहीं है, वो एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो इधर भी 25% लोगों के सही हुए, मतलब 75% लोगों के तुक्के गलत हो गए। कुछ लोगों ने ऐसा भी तुक्का लगाया, अच्छा नीति आयोग का वो कुछ अटल इनोवेशन मिशन AIM है तो वो लोग रैंकिंग बनाने, तो उनके भी तुक्के गलत हो गए। ब्लैक बक नेशनल पार्क किधर है? वो हमने देखा गुजरात में। और उसमें चर्चा क्या, क्यों चर्चा में था वो? क्योंकि अभी जो बहुत ज़्यादा बारिश हो उसके बाद जो कीचड़ हो जाता है तो ब्लैक बक उसमें तेज़ी से दौड़ नहीं पाते और जंगली कुत्ते उन्हें मार रहे हैं। ओडिशा का सन टेम्पल भुवनेश्वर में नहीं है, कोणार्क में है, तो उस हिसाब से आपने करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करने थे, तो ओनली 1 and 2 इज करेक्ट। इसमें भी 42% लोगों का ही करेक्ट हुआ। तो भाई पूरा दिन आर्ट कल्चर लेके बैठे रहते हो तो गलती क्यों हो रही है? अजर्शन 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं, करेक्ट। रीज़न, ये दिवस पर सरदार पटेल ने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स को संबोधित किया था, गलत। 25 दिसंबर क्यों हम मनाते हैं? क्योंकि उस दिन वाजपेयी का बर्थडे है, इसलिए उसको गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। सरदार पटेल ने ये सब न्यूली अपॉइंटेड IAS IPS ऑफिसर्स को संबोधित किया था, वो मेरे ख्याल से 21 मई या ऐसा कोई दिन था जिसको हम अलग से सिविल सर्विस डे के रूप में मनाते हैं। इधर भी 66% का करेक्ट, तो बाकी 34% के गलत हो गए। हर्ड इम्यूनिटी किस में हो सकती है? मित्रों, अगर कोई डिजीज ऐसा है जो वायरस से फैलता है और कम्युनिकेबल है, मतलब संक्रामक, एक से दूसरे आदमी में उसका लगता हो, ऐसे वायरल डिजीज में हर्ड इम्यूनिटी धीरे धीरे हो सकती है। तो मीजल, डिप्टेरिया, कोविड में हो सकता है। सिकल सेल एनीमिया वो ऐसा वायरल कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, तो उसमें हर्ड इम्यूनिटी नहीं हो सकती। तो ओनली 1 2 3 करेक्ट। ये काफ़ी समय पहले हमने साइंस टेक में पढ़ा था। इधर सिर्फ 29% लोग करेक्ट कर पाए, मतलब 71% के तुक्के गलत हो गए। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल, उसमें क्या बात है? लड़कियों की शादी की उम्र 18 ईयर से बढ़ा के 21 करेंगे, फर्स्ट इज करेक्ट। लड़कों की शादी की उम्र बढ़ाकर 21 से 22 करेंगे, ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं। तीसरा, अगर मुस्लिम पर्सनल शरीयत एक्ट वगैरह में शादी हुई हो छोटी उम्र में तो उसको वैलिड माना जाएगा, इट विल बी एग्जेम्प्टेड। तो हमने पढ़ा था वो सब कि वो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल ऐसा बोलता है कि बाकी जितने धर्म के कानून है इसके ऊपर ये सर्वोपरि माना जाएगा, मतलब हर धर्म में मिनिमम एज फॉर मैरिज फॉर गर्ल्स विल बी 21 ईयर्स। सो 2 and 3 इज रॉन्ग, सो आंसर इज ओनली 1 करेक्ट। 79% के करेक्ट हुए, 21% लोगों के क्यों गलत हो रहे हैं? ये तो मतलब हाई प्रोफाइल मुद्दे हैं, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। फिर ये प्रश्न, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के स्पीकर, उसको हटाने से पहले 1 महीने का नोटिस देना होगा, गलत। 14 दिन का नोटिस देना होता है, वो सब लक्ष्मीकांत में पढ़ा होना चाहिए आपने। कॉन्स्टिट्यूशन में उसके ऐसी बात है कि नया असेंबली बनाया जाए उसके 6 महीने के भीतर ही उसका स्पीकर इलेक्ट हो जाना चाहिए। ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं है, इसीलिए हमने आगे देखा था महाराष्ट्र में क्राइसिस चल रही है क्योंकि वहाँ स्पीकर का इलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं की है। तो 41% लोग इसे करेक्ट कर पाए। तो भाई लक्ष्मीकांत और करंट अफेयर्स ऑफ पॉलिटी आप सब ये मेमोराइज करके क्यों नहीं रखते? फिर ये वाला प्रश्न रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। पहला, इलेक्टोरल बॉन्ड 2021 में शुरुआत नहीं, वो तो पुराना है, मे बी 2016-17 कहीं, तो पहला वाक्य गलत है। दे आर इंटरेस्ट फ्री बियरर इंस्ट्रूमेंट, हाँ वो तो सही है, उस पर ब्याज नहीं मिलता। दे कैन बी परचेज फ्रॉम एनी पब्लिक सेक्टर बैंक, गलत, सिर्फ SBI से खरीद सकते हैं। एनी रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बाइक, नहीं, सिर्फ सिटीजन खरीद सकता है, रेसिडेंट नहीं खरीद सकता है। फिर पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने 10% वोट हासिल किया, ऐसा नहीं है, वो शायद 2% या ऐसा कुछ नियम है, वो देख लेना, सब हमने डिटेल में पढ़ा था। तो हमको गलत स्टेटमेंट पूछे हैं, तो 1 3 4 5 इज रॉन्ग, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसमें कुछ लोगों ने ये किया होगा कि 2 को टिक किया होगा कि करेक्ट पूछा है, पर करेक्ट नहीं, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट पूछे। तो इधर भी उस चक्कर में 54% ही सही स्कोर कर पाए, 46 के जवाब गलत हो गए, डायरेक्टिव वर्ड को मिस किया होगा। खैर ये जो टेस्ट हुई उसमें जिन जिन लोगों ने 40 में से कम 22 मार्क या उससे ज़्यादा हासिल किए, एक प्रश्न के हैं 2 मार्क, तो 22 का मतलब क्या, 11 मार्क्स, 11 क्वेश्चन करेक्ट आउट ऑफ 20 क्वेश्चन करेक्ट।
असल में इनके ज़्यादा ही होंगे 25-30 ऐसा, लेकिन फिर नेगेटिव मार्किंग में गिर गया होगा इसलिए स्कोर नीचे होगा। एनीवेज फिर भी एटलीस्ट 22 बना पाए तो अच्छी बात है, उन सबको शाबाशी। रैंक 642 पर भाई वैभव, फिर प्रिंस, प्रीति, प्रणा, प्रजापति सुधीर, आतिश, उपासना, संयम, सईदा, रोहित, साई, सुमन, परीक्षित, अपूर्वा, मनन, शशि, शुभम, विभु, विवेक, राघव, आनंद, आरती, राकेश, अरविंद, अनु, रवि, अजीत, प्रियंका, अर्जुन, दीपक, अनितेंद्र, रमेंद्र, सूरज, हिमांशु, राहुल, अजहर, माधव, अमर, सौरभ, प्रयाग, अमृत, सुजय, विशाल, नसीर, संदीप, दीपंजन, चेतन, रितेश, ऋषिकेश, ये सब थे ऑल द वे अप टू 20 मार्क्स। और फिर टॉप स्कोर सबसे ज़्यादा किसका है? 38 मार्क्स। अरुणांशु चक्रवर्ती पहला नंबर, सिद्धार्थ जैन दूसरा नंबर, तौसीफ तीसरा, फिर चौथे पर अंकुल, अमृता, अजय, लव, नयोमी, सतीश, प्रशांत, मुकुल, विशाल एंड अदर्स, उन सबको बधाई। मित्रों, हर रविवार ये अनअकैडमी की कॉम्बैट सीरीज, वहाँ पर ये आईपैड और मैकबुक वगैरह इनाम होते हैं। फिर सोमवार शाम को ये मेरी 20 क्वेश्चन की क्विज़, उसमें कोई इनाम नहीं होते। मंगलवार सुबह ये हिस्ट्री की क्विज़ स्टैटिक, उसमें इनाम होते हैं अमेजॉन वगैरह के गिफ्ट वाउचर। खैर वो सब आप देना चाहिए, ये वाला लिंक है, फ्री अनलॉक कोड यूज़ करें monal.org। इसके अलावा मंगलवार कल रात 9 बजे हम लोग मिल रहे हैं लाइव क्लास फॉर प्री लेक्चर ऑन दिस मेंस के मॉडल आंसर फॉर एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कि लेटेस्ट मेंस एग्जाम में जनवरी महीने में पूछे गए थे। खैर अभी वापस आते हैं। मुद्दा है एथिक्स, कि ये पिछले 2 दिन में जो करंट अफेयर्स थे उसमें जाने लायक क्या। एथिक्स में डायलेमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और उसमें आईएएस को प्रॉब्लम्स, उसमें क्या है मित्रों? ये कुछ केस स्टडी है राजकोट। राजकोट में ये हुआ, राजकोट शहर के मेयर ने नाराज़गी जताई है कि यहाँ पर सड़कों पर ये सब गाय भैंस मवेशियों की भीड़ बहुत बढ़ गई है, ट्रैफिक जाम होता है, गोबर मूत्र की बदबू फैली है, जिससे विदेशी प्रवासी रुकते नहीं चले जाते हैं। तो फिर इसके मतलब आप क्या करेंगे? तो राजकोट म्यूनिसिपल कमिश्नर यानी आईएएस के रूप में आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। एक तो काम हो सकता है कि इनको गौशाला में भेज दिया जाए, कैटल रेस्क्यू सेंटर्स, लेकिन गौशाला वाले उसको रखने को तैयार नहीं, क्योंकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कुछ नियम बनाए हैं कि गौशाला में ये एक एक गाय भैंस को रखने के लिए उस गौशाला के मालिक को सपोज 1500 रुपीज़ पर मंथ दिए जाएंगे, लेकिन वो गौशाला के मालिक कहते हैं उतने में सब इसका घास चारा पानी हमको नहीं जम रहा है, इतना बजट आप अब ये कहें अच्छा 5000 दे, इतना बजट म्यूनिसिपलिटी के पास नहीं है। फिर आप कहें अच्छा तो कोई नहीं, सूरत अहमदाबाद के गौशाला में भेज देंगे, लेकिन वहाँ आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा राजकोट टू अहमदाबाद, जिसका खर्च आता है एक एक गाय भैंस को भेजने के 4000 रुपये लगते हैं। उतना भी पैसा राजकोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पास नहीं है। कत्ल खाने में बेच नहीं सकते, वो सरकार की और अपनी डीपीएसपी वगैरह नीतियों के खिलाफ है। पशु के ये जो मालिक होंगे उनको बोला जाए वापस ले लो, वो नहीं ले रहे कि इसको क्या करेंगे हम, एक तो बूढ़े जानवर हो गए हैं तो उसको दूध नहीं निकलता, और दूध बेचे तो भी कोई अच्छी कमाई नहीं होती, क्योंकि वो सब मिल्क के प्राइस आजकल गिर गए हैं इन द इंटरनेशनल मार्केट। ऑफकोर्स डेयरी से हम जो खरीदते हैं हमें सस्ते में नहीं मिलता, लेकिन डेयरी वाले किसानों को बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं दे रहे हैं। फिर आप कहें अच्छा तो जंगल में छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ सकते क्योंकि वहाँ शेर और जंगली कुत्ते इनका शिकार कर लेंगे, तो वो भी सब कंपेशन फॉर एनिमल, उसके लिए वो नहीं कर सकते। तो प्रश्न है ये सब समस्या को देखते हुए आप राजकोट म्यूनिसिपल कमिश्नर के रूप में इसे कैसे संबोधित करेंगे? तो दैट इज द एथिक्स के स्टडी क्वेश्चन। फिर ये मेंस पेपर फॉर एथिक्स में एक और आईएएस डायलेमा। अब वो मामला ऐसा है, ये कनाडा और ये अमेरिका और बीच में ये बॉर्डर, लैंड बॉर्डर हुआ ऐसा कि गुजरात के कुछ 4 लोग, वो शायद कनाडा में नकली टूरिस्ट वीज़ा लगा कर गए होंगे और वहाँ से गैर कानूनी रूप से ये लैंड बॉर्डर क्रॉस करके इलीगली अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ इतनी सर्दी और बर्फ़बारी हो रही थी कि 4 लोग मर गए। अब इसके बाद गुजरात के डिप्यूटी सीएम, भूतपूर्व डिप्यूटी सीएम नितिन पटेल ने कुछ ऐसा बयान दिया कि गुजरात में चाहे जितनी मेहनत करो, लोगों को कोई व्यवसाय के अच्छे अवसर मिल नहीं रहे, इसलिए वो लोग अमेरिका कनाडा भाग रहे हैं।
अब ऐसा फॉर्मर मिनिस्टर का बयान आया तो स्वाभाविक है सोशल मीडिया में हंगामा चल रहा है कि गुजरात सरकार कुछ करने के लिए, कुछ जॉब्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो प्रश्न ये है कि लेबर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी यानी आईएएस ऑफिसर के रूप में आप अब इस हंगामे को कैसे संबोधित करेंगे, क्या करेंगे? आप सोशल मीडिया में कुछ डेटा डालेंगे इतने लोगों को नौकरी मिली है, या फिर आप चेक करेंगे कि और हम क्या क्या कर सकते हैं ताकि लोगों को और रोज़गार मिले, या फिर आप कुछ और लिखेंगे होम होम डिपार्टमेंट को और पुलिस अफसरों को ये जो इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है उस सब दलालों को रोको, तो वगैरह वगैरह क्या करेंगे आप सब सोचिए। फिर एथिक्स में लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल। अब उसमें मामला ऐसा है कि जर्मनी के वाइस एडमिरल भारत में एक प्रोग्राम में आए थे और वहाँ उन्होंने कुछ टेस्ट में बोल दिया कि रशिया के राष्ट्रपति पुतिन जो यूक्रेन में धमाल करवा रहे हैं वो इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि उसको पुतिन को यूरोपियन यूनियन से इज्जत चाहिए। लेकिन यूरोपियन यूनियन के ये सब नेता लोग खुद को बहुत देर सियाना समझते हैं और पुतिन को इज्जत नहीं देते, इसलिए ये हंगामा है। इज्जत दे दो उसको तो सस्ते में मामला निपट सकता है, वरना युद्ध करना पड़े जिसमें खर्चे ज़्यादा है। और दूसरा कि रशिया ने यूक्रेन का क्रीमिया हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया है, क्यों? वो वहाँ से उसको एक्सेस चाहिए अटलांटिक और पैसिफिक ओशन में ताकि अपना माल एक्सपोर्ट कर सके, नेवी को भेज सके, क्योंकि रशिया के नॉर्थ में जो समंदर है वो तो उसमें बर्फ़ जम जाती है। खैर, तो ये वाइस एडमिरल ने ये कहा कि रशिया ने यूक्रेन का जो क्रीमिया हिस्सा अपने हाथ में लिया है तो वो तो यूक्रेन में किसी माइके लाल की हिम्मत नहीं कि पुतिन से वापस ले सके, वगैरह वगैरह उसने सब बोला। फिर सोशल मीडिया में हंगामा हुआ तो फिर ये नेवी ऑफिसर को इस्तीफा देना पड़ा कि नहीं वो तो मैंने पर्सनल कैपेसिटी में कमेंट दिया था, वो जर्मन नेवी का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है वगैरह। हाँ, तो इसमें हमको समझना क्या है कि लीडर की भाषा ने संयम वाली होनी चाहिए। वो पर्सनली जो भी सोचता हो तो हर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उसको बोलना बकना जरूरी नहीं है, वरना फिर इसकी जवाब देना पड़े। इसके अलावा कॉलम्स पिछले 2 दिन में कुछ खास जाने लायक नहीं था। फीजल एरिथमेटिक, वो फीजल डेफिसिट पर भाई बजट इकोनॉमिक सर्वे आने दो। भारत में मुस्लिम खतरे में, वो वाली चीज़ भी हम कई बार देख चुके हैं। तिहाड़ जेल में हम रहे थे तो वहाँ कोरोना में क्या प्रॉब्लम आए थे, तो नहीं जाना चाहिए तुमको जेल में। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल से कंपनियों को खतरा है तो मत करो धंधा, फेसबुक अमेजोन को बोलो चले जाए इधर से। तो वही सब टाइम पास चल रहा है जो हम पहले भी देख चुके हैं। फिर एनवायरमेंट डिजास्टर में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, वो किन किन को दिए गए मित्रों? पिछले 4 साल के अवार्ड एक ही दिन रविवार को सबको दे दिए, तो वो लिस्ट पूरी दी है। खासकर 2021 और 22 का लिस्ट देख लेना किसको मिला है। गुजरात इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट और प्रोफेसर विनोद शर्मा को मिला 2022 के लिए, और 2021 के लिए किसको मिला? सीड्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन और एक डॉक्टर राजेंद्र भंडारी को। पॉलिटी सेक्युलरिज्म, अब उसमें ये रामचंद्र गुहा ने कुछ लिखा आज कि एशिया के समाज में परिवार, जाति और धर्म ये तो फाउंडिंग स्टोन्स हैं, इसको हम छोड़ नहीं सकते। तो ये सब पश्चिमी सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता के ढांचे हम इधर लाने की कोशिश करेंगे, वो कुछ चलेगा नहीं, वो सब विफल ही रहता है। इंडिया में देख लो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, हर जगह हिंदू या मुस्लिम या बुद्धिस्ट वो अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं। फिर डेथ में पर्सन इन न्यूज़ में सुभाष भौमिक जो कि एक फुटबॉलर थे। तो ये था आज के करंट अफेयर्स। बाकी तैयार हो जाइए, आज रात 8 बजे मृणाल मंडे करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज फॉर 20 क्वेश्चन, फ्री लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। और कल रात 9 बजे तैयार हो जाइए ये मेंस मॉडल आंसर की लेक्चर सीरीज के लिए। दैट इज ऑल्सो फ्री अनलॉक कोड इज mrinal.org. So this was the things. See you next time.